ये जो सोशल वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट आई ना, ये फंडामेंटली गलत है। दुनिया में कभी भी और इतिहास में कभी भी राजा या स्टेट अकेले ने देश का सब काम किया, ऐसा कहीं नहीं दिखता। गवर्नमेंट का काम है टू ईज गवर्नेंस। जी, फार्म लॉज के साथ ये हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि सिर्फ मंडियों की तरफ से बिकने से नुकसान होता है, आपकी डेवलपमेंट कम होती है, फार्मर्स के पास ऑप्शन कम होते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट शुरू हो गए फार्म लॉज वापस करने। अभी ऐसे लगता है कि हम कोई चीज़ ऊपर से इम्पोज कर रहे हैं। अगर आपने लोगों को समझाया नहीं, लोगों को साथ नहीं लिया, तो चेंज पर आपको हमेशा मार खानी पड़ेगी। अब अगर हम मान लीजिए किसी इन्वेस्टर से बात करें या फैक्ट्री ओनर से बात करें, ऐसा क्यों है कि भारत में 10,000 20,000 लोगों की फैक्ट्रियाँ इतनी कम हैं? प्योरली लेबर लॉ के कारण कोई बड़ी घटनाएं आई हो वो मुझे बताइए। वर्कर को ठीक सैलरी और ओवर टाइम, इन सब को अगर हम देखते हैं तो टोटल बिल पर 1 या 1.25% का फ़र्क पड़ता है बस ओवरऑल। कितना मिनिमम वेज मिल रहा है या कितना वेज मिल रहा है, इसका जब हम फैसला सरकार को दे देते हैं तो समाज का रोल यहाँ पे घट जाता है। अभी पीछे जब वो LNT के चेयरमैन का आया या नारायण मूर्ति का विषय आया, तो उसी इंडस्ट्री में टॉप और नीचे के बीच में 550 गुना का डिफरेंस है। तो आप जब आइडियल लाने की बात करते हो तो आइडियल दिखिए भी। Hello everyone, we often talk about manufacturing and manufacturing exports. So this time we have someone with us who brings a very different perspective to manufacturing, Mr. Vijesh Upadhyay, who's been a lifelong trade unionist. At one point he was the General Secretary of the Bharatiya Mazdoor Sangh, and we hope to hear some perspectives from him on what it will take to carry out the reforms that are needed to make manufacturing a big part of the Indian ecosystem. Namaste Vijesh ji, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए प्लीज़। एंड शुरुआत में मैं हर एक से यही पूछता हूँ कि जो भारत की ग्रोथ बढ़ी है इतनी पिछले 20 साल में, इससे आपका अपना पर्सनल कनेक्शन क्या है? आपकी ज़िंदगी का जो दौर रहा है उसमें आपने क्या नोटिस किया, कब नोटिस किया कि ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है लोगों की ज़िंदगी में? तो मतलब कहानी, आपकी अपनी कहानी और इस कहानी में ग्रोथ का कहाँ से आप साथ जुड़ी, या आप प्लीज़ हमें थोड़ा बताएंगे? देखो, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ हो रही है, लगातार हो रही है। आप मुझे पूछते हो तो मैं 80 के दशक में एम्प्लॉयमेंट में आया था। अच्छा। तो उस समय मैं गवर्नमेंट में था, तो उस समय जो सैलरी मिलती थी और आज जो मैं यहाँ पर हूँ, तो उस समय सैलरी, मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि उस साल में जब बच्चों के एडमिशन के समय आते थे तो मंथली सैलरी में से हम इतनी नहीं सेव कर पाते थे कि एडमिशन का 1 गो का जो बड़ा खर्चा है निकाल पाए। तो GPF से पैसा लेना पड़ता था। तो बट अभी मतलब ये उस समय इस अर्निंग कितनी कम थी, मार्केट कैसा था, बाकी की सारी चीज़ें, तो जैसे तैसे चलता था। लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ जब मैं देखता हूँ तो इस लेवल तक आई कि एक समय आया कि GPF हमको बीच में कभी टच ही नहीं करना पड़ता था। जो महीने की अर्निंग थी उसी में से हम अपने डे टू डे लाइफ भी अच्छी चला पाते थे, और साल के ऐसे जो प्रसंग आते थे वो भी हम आराम से निपटा पाते थे। तो ये जो है ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल है, लेकिन ग्रोथ तो हो रही, इस पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। बिल्कुल। मैं गाँव से आता हूँ। गांव में जहाँ 80 के दशक में मैं जब दिल्ली आया तो हमारे गांव में एक भी मोटरसाइकिल नहीं थी। अभी मैं देखता हूँ तो अभी ये हम कई बार जाते थे, ये देखते हैं कि कौन ऐसा घर है जिसके घर में केवल एक मोटरसाइकिल है। अभी ये डिफरेंस है। मीन्स अगर 4 यंग है घर में तो 4 मोटरसाइकिल है। वो बाकी कितना कमाते हैं वो एक अलग है, लेकिन ये जो एक चेंज आया है, अगर ये ग्रोथ नहीं हुई होती तो चेंज पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल। अब इसका मेजरिंग रॉड या एक्सपेक्टेशंस
इसके साथ जब हम मैच करना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशन का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन ग्रोथ नहीं हुई या ग्रोथ नहीं हो रही है ये तो नहीं कहा जा सकता। स्पीड कम है, वॉल्यूम कम होगा, ये बात तो है, लेकिन ग्रोथ तो हो रही लगातार। बिल्कुल, इंक्रीमेंटली ये हो रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत एकदम आपने जो पर्सनली लगता है, जो नज़र आता है, उन चीज़ों पे आपने टच किया। और आप जैसे आपने कहा आपने 80 के दशक में जॉइन किया, 80 के दशक में मैं तो पैदा हुआ था, लेकिन मुझे भी याद है कि कैसे जैसे आप कह रहे हैं ना गाड़ियाँ होती थी ज़्यादा, ना मोटरसाइकिल होते थे ज़्यादा, गाँव जाएँ तो कुछ वहाँ पे नहीं था। और आपकी पर्सनल लाइफ में आपने बताया आसपास जितने भी लोगों की लाइफ ऐसे इम्प्रूव हुई है, यही आपको मतलब ग्रोथ की इम्पोर्टेंस लगती है, और आपको इसमें क्या इम्पोर्टेंट लगता है? देखिए क्या है, हाँ, ग्रोथ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। और क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ और इकोनॉमिक फील्ड में काम करता हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा एक सब्जेक्ट है जी। तो डेवलपमेंट ग्रोथ है ने क्या, तो केवल इकोनॉमिकल टर्म में ग्रोथ हो गई तो ग्रोथ हो गई ये इतना सोचना पर्याप्त नहीं है। जी। हाँ ठीक है, हम एक लेमैन के नाते सोच सकते हैं कि मुझे 4 रुपये मिलते तो अभी 40 मिलते हैं, बिल्कुल। वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन जब मैं उस पर आया, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारे ये सारी चीज़ें समझते देखने के बाद तो लगा कि भाई किसी को भी मैट्रिक पास करना है तो 5 सब्जेक्ट है, पांचों में पास होना पड़ेगा। केवल मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं, यू हैव टू क्लियर अदर 5 सब्जेक्ट्स आल्सो। और उसको देखते हैं तो जीवन का ग्रोथ का जो बाकी के आयाम है वो कितना आगे बढ़े हैं, उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं और उस पर और कितना फोकस या अटेंशन देने की ज़रूरत है। पर ये थोड़ा सा जो आप कह रहे थे ना कि जितनी हम ग्रोथ कर सकते थे उतनी हमने ग्रोथ करी नहीं है, थोड़ा उससे भी तो लिंक्ड हो सकता है। काफ़ी एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप रिच कंट्री लेवल तक पहुंच पाएँ, या मतलब मान लीजिए हम पिछले 20 सालों में लगभग 5.5-6% पे ग्रो कर रहे हैं, यदि हम अगर 10% पे ग्रो कर रहे होते तो हम कितना आगे बढ़ गए होते। तो उससे थोड़ा रिलेशन नहीं लगता आपको? नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ राहुल जी, माना कि मैं भी इस सब्जेक्ट का स्कॉलर बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझने लगा। दुनिया की बहुत टॉप मोस्ट जो कंट्रीज हैं उनसे लेकर मैं अपने को देखता हूँ तो मैं 4 चीज़ें सब जगह कॉमन पाता हूँ। अच्छा। इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वही पॉवर्टी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। अभी ठीक है, अमेरिका आज बहुत टॉप पर है तो उनके यहाँ ये परसेंटेज कम होंगे। हमारे यहाँ हमारी पॉपुलेशन अलग है और पहले से ही हम 5वें पेडेस्टल पर है तो हमको ये ज़्यादा दिखता है। तो जब हम इस सब्जेक्ट पर विचार करते थे, काम करते हैं, अभी भी तो सोचते हैं कि भाई कोई ना कोई तो एक कारण है, आइदर मेजरिंग रॉड्स आर नॉट परफेक्ट या कंप्लीट या ठीक नहीं, एक या जो डेवलपमेंट का डायमेंशन है, डायरेक्शन है, वो रिविजिट करने के लायक है। कोई ना कोई कारण तो है। नहीं तो बचपन से जिस एक बात को मैं सुनता रहा हूँ कि दुनिया में बेरोजगारी है, दुनिया में गरीबी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, आज मैं ग्लोबली देखता हूँ, मैं आईलो जाता रहा हूँ, आईलो में तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं। तो एक सब्जेक्ट में जो बड़ा कॉमन पाता हूँ, जिनका भी मैंने जिक्र किया, ये दुनिया के सभी देशों में है। तो कोई जो आज डिजाइन तय किया गया, अभी आप देखो मैंने इस पर काम किया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया, हम उसके कितने % को अचीव कर पाए, बाद में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया, आज हम उसके कितने % लोग तक पहुँचे हैं। और मेरा मानना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन उसको जो प्राप्त करने का जो मार्ग तय किया, जो डायरेक्शन है, वो करेक्ट नहीं है। तो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैंने आईएलओ में प्रश्न उठाया था, आईएलओ के 100 साल हो गए, जो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन था आपका,
100 साल हो गया, इफ यू कुड रीच कामा फुल स्टॉप ऑफ दैट डिक्लेरेशन, से नो। तो एक बार ये समझना तो पड़ेगा भाई कि भाई हम जो चाह रहे हैं और जिस तरीके से सोच रहे हैं उससे नहीं हो पा रहा है। तो आइदर वी नीड टू चेंज द स्ट्रेटजी, टूल्स, प्रैक्टिसेस। वो नहीं करेंगे तो ये तो हम एक एक ऑब्जेक्टिव तय कर लेते हैं, गोल डिसाइड कर लेते हैं, अचीव नहीं कर पाते। कुछ परसेंटेज तक चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर आप कहें कि भाई उस अनुपात में जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसके रेशियो में, तो ये नहीं हो पा रहा। तो इसलिए जो मैंने आपको कहा कि भाई ये जो चीज़ें बन पा रही हैं, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि या तो मेजरिंग रॉड या तो जो टूल्स और प्रैक्टिस है, ये कहीं ना कहीं डिफेक्ट है इनमें। बिल्कुल, इनको हम नहीं समझेंगे ठीक से तो नहीं होंगे। बिल्कुल। और फिर एक बड़ा एक विषय जो मैं इसमें देखता था कि कोई भी एक यूनिवर्सल अम्ब्रेला सबको कवरेज नहीं देगा। द सेम फिलॉसफी विच इज बीइंग अप्लाइड इन यूएस कैन नॉट बी वेरी यूजफुल फॉर इंडिया। और इंडिया, हम तो इतनी डाइवर्स कंट्री है, जो आपको नॉर्थ ईस्ट में चाहिए वो आपको साउथ में नहीं लगेगा। तो ये एक जो अप्रोच है एक कंट्री की, जो आपको देखिए वहाँ की सोशल फैब्रिक कैसा है, वहाँ की जियोग्राफी कैसी है, वहाँ का पॉपुलेशन कैसी है, इसको देखे समझे बगैर अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सोचेंगे या कोई रेडीमेड पैरामीटर्स कहीं पर भी इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। आप जो मेजरिंग रॉड की बात थोड़ी अलग रखते हैं अभी, आप जो दूसरा आप बता रहे हैं कि आपने जो टूल्स और डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट बोले, इकोनॉमिक ग्रोथ बोले, पर वहाँ पे पहुँचने का तरीका क्या है? अगर हम अपना इतिहास देखें, 91 से पहले हमारा पहुँचने का तरीका था कि सरकार सब कुछ चलाएगी, PSU चलाएगी, लॉज चलाएगी, रेगुलेशन चलाएगी, लोगों की फैक्ट्रियाँ चलाएगी, और ये तरीका काम नहीं कर रहा था। ये सब हम क्राइसिस हुआ, बदला, हमने कहा कि सरकार कम चीज़ें करेगी, उससे हमें थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, मिला। और बिल्कुल आपने जैसा कहा कि इतना अलग देश है, सब कुछ एक जगह से नहीं चल सकता, सब कुछ सरकार से नहीं चल सकता, समाज ज़्यादा चलाए उससे कुछ हो। इस तरफ हमने थोड़ा सा बढ़े हम 91 में, और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। इस पे आपका क्या सोचना है? बहुत अच्छा विषय राहुल जी आपने निकाला। देखो क्या है, ये जो सोशल वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट आई ना, ये फंडामेंटली गलत है। दुनिया में कभी भी और इतिहास में कभी भी राजा या स्टेट अकेले ने देश का सब काम किया, सब कहीं नहीं दिखता। मैंने जो एंशियंट हिस्ट्री समझने की कोशिश करी है, चाहे जो भारत का सनातन हो, चाहे मेसोपोटामिया, दूसरे से सारे देश हुए, तो मैं एक नतीजे पर हूँ कि मेजॉरिटी के आज ये जो देश है, इनमें सोसाइटी वाज एट फोर फ्रंट टू एड्रेस नंबर ऑफ इश्यूज। इसीलिए भारत को जब हम कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी थे, ये सब चीज़ सरकार के कंट्रोल में रहेगी, वो शब्द अच्छा नहीं होगा, ये फुलिश अप्रोच है, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए उस समय ठीक है, लिबरलाइजेशन हुआ, उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से बात किया, उस समय जो भी बात रही होगी, लेकिन इस एक कोर उस पर जाएं, राजा या सरकार अकेले देश के सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया में, केवल आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, एंशिएंट टाइम से देखें तो आज तक सब जगह सोसाइटी वाज, लार्जर सोसाइटी वाज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जी, दे वर हैविंग लीडिंग रोल इन इट। अब ये मैं ऐसा बोलूँ, ये एक कम्युनिस्ट फिलॉसफी थी कि सब कुछ सरकार करेगी, सरकार के हाथ में रहेगा। जी। एंड देखो, रसिया बाहर हुआ तो जब उसने उस कंबल को उठा के फेंक दिया तब जाके बाहर हुआ। व्हाट चाइना इज डूइंग नाउ। तो ये जिस थॉट्स के साथ ये चीज़ें डिजाइन की गई, बनाई गई कि सब कुछ सरकार करेगी, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और मैंने कहा मूर्खतापूर्ण कदम था। सोसाइटी को आप भागीदार बनाइए, सोसाइटी को हिस्सेदार बनाइए, स्टेक होल्डर रहे, आप उसको फ्रीडम दीजिए, लिबर्टी दीजिए, मदद करिए। गवर्नमेंट का काम है टू ईज गवर्नेंस। जी, गवर्नेंस इन ऑल एस्पेक्ट, इन ऑल रेस्पेक्ट।
वो अपना काम पूरा करेगी तो करे। अभी क्या हम ना गवर्नेंस पूरा देख पाते हैं ना बाकी का काम पूरा देख पाते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो मैं इसको ऐसे बोलता रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा, मैंने आपको बताया। मैंने कहा हम प्रकृति में जाते हैं या किसी को स्पिरिचुअल कंसिडरेशन हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे तीन, भगवान ने क्या उदाहरण दिया, अकेले कोई नहीं कर सकता। तो देयर वाज वर्क डिवीजन, कुछ काम ब्रह्मा करते थे, कुछ काम विष्णु करते थे, कुछ काम महेश करते थे। और हमको लगता है हम इंसान ने सब काम हम ही करेंगे, यू कैन नॉट। जी, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। और ये समझना है। आपने थोड़ा हिंट भी दिया इस बात पे कि अगर आप सब कुछ करें तो जो आपका काम है आप वो भी ढंग से वही नहीं कर वही सकते। वही थी। जी, तो इसीलिए हम गवर्नेंस में भी इतना स्ट्रगल करते हैं कि हमारे कोर्ट्स, हमारी पुलिस इतना नहीं कर पाती है। बहुत सही बात बोली आपने। एंड विजय जी, आप पहले मेरी आपसे थोड़ी बातचीत हुई है, तो इसलिए आप बताते हैं कि देखिए जो मुश्किल काम है करने के लिए, जैसे अभी अभी तो हम एक तरह से इस पैराडाइम में फंस चुके हैं कि अब सरकार सब कुछ करे, तो अब सरकार के हाथ हर जगह हैं, लिबरलाइजेशन हुई उससे थोड़े कम हुए, पर अब बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सरकार ने कोई लॉ बनाया हुआ है या कोई तरीका रखा हुआ है जिससे कुछ लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। और अगर कुछ हमारा, और मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए फार्म लॉज के साथ ये हुआ था कि कुछ हमने रखे हुए हैं कि फार्म प्रोड्यूस सिर्फ कुछ मंडियों के थ्रू बिकेगा। अब एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि सिर्फ मंडियों की तरफ से बिकने से नुकसान होता है, आपकी डेवलपमेंट कम होती है, फार्मर्स के पास ऑप्शन कम होते हैं। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि कुछ फार्मर्स, कुछ जो वहाँ पे मंडी के लोग हैं, उनका फ़ायदा चल रहा है ऐसे, तो अगर ये बदलने कोई आया, जैसे हम फार्म लॉज लेकर आए थे, वो बदलने आए थे कि इससे बढ़ के सबका फ़ायदा होगा, लेकिन प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फार्म लॉज वापस करने पड़े। ऐसी जो अगर कोई भी जगह हमें रिफॉर्म करना है, कोई मुश्किल स्टेप लेना है, तो कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ऐसी चीज़ों में रिकन्सिलिएशन ला सकते हैं, कैसे किया कैसे जा सकता है, आपको क्या मानना है? बहुत अच्छा बताया। देखिए मैं इसे हमेशा 3 फैक्टर्स में इसको समझने की कोशिश करता हूँ। एक है अभी के जो स्टूडेंट्स को हम एक चेंज मैनेजमेंट का एक चैप्टर पढ़ाते हैं, तो मैं बोलता था कि भाई चेंज मैनेजमेंट में एक स्कॉलर को जो 10 स्टेप बता रहे हैं हम जब एक चेंज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इतने बड़े फैब्रिक पर, तो क्या उन स्टेप्स को फॉलो किया क्या? बिल्कुल। मैं एकेडमिक्स के नाते अगर बात करूं तो जो बातें होती जी भाई, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इफेक्टेड ग्रुप है, उन सबके साथ क्या हम सब लोगों ने कनेक्ट डेवलप किया क्या? तो एक मैं पाता हूं कि ये पूरा नहीं किया गया, एक बात। दूसरी बात, फिर उसी चेंज मैनेजमेंट, दूसरा इन्वॉल्वमेंट। अभी ऐसे लगता है कि हम कोई चीज़ ऊपर से इम्पोज कर रहे हैं। हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि इट शुड कम फ्रॉम ग्राउंड? अभी देखो हम दोनों बातें करते हैं। गवर्नमेंट के नाते हम खाली गवर्नेंस करेंगे, अगर गवर्नेंस करते हैं तो इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम ग्राउंड, आप गवर्न करो तो लोग ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन वो नहीं करने के बजाय, आपने नुहा से चीज़ें नहीं आने के बजाय आपने सीधे कर दिया तो ला जाता है। फिर एक तीसरा रहता है, इसमें नैरेटिव्स का बड़ा खेल होता है। किसी भी एक्शन में 10% एक्शन होता है, 90% नैरेटिव्स के खेल है। मैं सभी को पूछता हूँ, पॉलिसी मेकर्स को भी मैं पूछता हूँ, मुझे जिनको एक्सेस है मैं उनसे बात करता हूँ, हैव यू एवर ट्राइड टू एड्रेस दिस 90% चैप्टर पोर्शन ऑफ दिस चेंज मैनेजमेंट? नैरेटिव्स पर कितना ध्यान दिया गया है? मैं बहुत सस्ता उदाहरण अपने ऑडियंस को दिया करता बताता हूँ। गाने के साथ बजाने की थीम क्यों आई? नॉट कि कोई अच्छा म्यूजिक आ जाएगा, इट हैज़ ए अदर फिलॉसफी टू एड्रेस। हम जब बजाते हैं, बजाना इट इज़ ए नैरेटिव सेटिंग है। हम जितने भी चेंज इनिशिएटिव, बड़े इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, उसको लेकर के देखो, इकोसिस्टम में
नैरेटिव ड्राइव करने वाले कुछ लोग हैं, दे आर आइडेंटिफाइड। अगर आपने काउंटर नैरेटिव लाना है तो यू हैव टू प्रोड्यूस काउंटर नैरेटिव, या अभी जो नैरेटिव्स ला रहे हैं उनके साथ आपने एंगेजमेंट चाहिए थी। अब ये कुछ काम ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे होते, दिखते नहीं। दिखना तो एक्शन होता है कि आपने ये रिफॉर्म खड़ा कर दिया, बट रिफॉर्म जब आप किसी, देखो कोई भी डायरेक्टर जब किसी एक्टर को मंच पर लाता है उससे पहले की कितनी एक्सरसाइज करता है वो किसी को मालूम नहीं है। एक्शन एक्टर का देखा जाता है, डायरेक्टर का एक्शन किसी को मालूम है क्या? तो आपने नैरेटिव सेटिंग पर काम नहीं किया। जो निगेटिव नैरेटिव्स है या जो आपके पॉजिटिव नैरेटिव्स हैं उसको लेकर के जितना काम होना चाहिए था वो नहीं किया। और जो मैंने कहा जो सोसाइटी की एंगेजमेंट होना चाहिए था वो नहीं किया। ये सोसाइटी से ही पैदा होता, और ये नैरेटिव सेटिंग का बाई प्रोडक्ट है कि सोसाइटी से नीचे से ही ये चीज़ें ग्रूम होकर के आ जाती है। तो ये 3-4 एक्शन मिसिंग है जिसके कारण केवल रिएक्शन बचता है, पर तो वो रहेगा सरफेस पर रहेगा वो। बिल्कुल। एंड आप लेबर मूवमेंट से काफ़ी जुड़े रहे हैं थ्रू आउट, उसका थोड़ा बैकग्राउंड देंगे एंड थोड़ा सा इस पे स्पेसिफिकली फिर लेबर मूवमेंट पे भी हम कैसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें लेबर रिफॉर्म लाना है तो उसमें किस तरह से नैरेटिव बिल्ड हो सकता है, कहाँ से, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो बहुत अच्छी बात, मैं तो लगभग 44 साल हो गया लेबर मूवमेंट के साथ खड़ा हूँ, लेबर मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। और जैसे हमने कहा कि हमने बहुत सारे चेंजेस देखे। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करता था, तो टेलीकॉम तो टेक्निकल इंडस्ट्री था जी। और एक ज़माना था जब टेलीफोन कैसे चलते थे, आप मतलब कल्पना नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुझे तो याद है। अच्छा हाँ, तो उसको लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की सारी चीज़ें, लेकिन बताइए आप प्लीज़, तो पूरा बताइए। तो मतलब इतनी बाकी लोगों को नहीं याद होगा। ह्यूज वो थी। हमारे पास जो संसाधन थे, जो हमारे इक्विपमेंट्स थे, जो मशीनें थी उस ज़माने की, वो गड़गड़ गड़गड़ चलते रहते थे, सिस्टम चलता रहता था, एक समय में एक ही आदमी, ऐसे बहुत सारे जो टेक्निकल डिफिशियंसीज होती थी। तो जब क्रांति जब बदल होनी शुरू हुई तो सबसे पहले हमारे यहाँ ही, क्योंकि हम तो इससे बच ही नहीं सकते थे। और उस समय लगभग 2 लाख के करीब वर्कफोर्स थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की। तो जैसे रहता है भाई, जो एक पहला फेज होता है रेसिस्ट टू चेंज, तो चेंज कैसे लाओगे। तो मैं बताता हूँ उस समय हमने लीडरशिप ने, हम लोग टॉप पर थे उस समय, और हम ये कहते थे कि भाई हम अगर अपने लोगों को समझा नहीं पाए तो साथ नहीं लेके जा पाएंगे। मुझे आज भी याद है, हम ऐसे 4-4 हज़ार की 8-8 हज़ार की बड़ी बड़ी ऑडियंस एड्रेस करते थे, बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन, और हम उनको जब ये बताने के लिए कहते थे कि अरे भाई साहब ये डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी का ही है और नई टेक्नोलॉजी नहीं आई तो ये रहेगा ही नहीं। तो नई टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको स्वीकार करिए, नहीं तो तुम मिट जाओगे। एंड आई प्राउडली से कि हमारी लीडरशिप उस समय, जो हम सब लोग थे, हम कामयाब हुए अपने लोगों को ये बता पाने में कि भाई चेंज के साथ ही लाइफ है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम चले जाएंगे। हाँ, उसके साथ जो यूजुअली वर्कर्स के लिए होना चाहिए था कि भाई हमने उनको अपग्रेड किया, हमने एक वो किया कि भाई आज जहाँ पर 4 आदमी लगते हैं, टेक्नोलॉजी आएगी तो हम एक मैचिंग सेविंग, वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि आगे से इस 4 की जगह हम 2 आदमी रखेंगे, तो बट अभी के 4 ये जाएंगे नहीं, इन 4 को कैसे खपाएंगे, तो फ्यूचर के आने वाले 10 साल के लिए हम कोई वैकेंसी। अब आप देखिए ये कि फिलॉसफीज रहती है, आज के वर्कर को आगे 10 साल बाद आप भर्ती करोगे उतना कंसर्न नहीं है, उसको कंसर्न है मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। जी। तो उस समय कहा गया कि आगे आने वाले 10 साल तक हम इस पर अभी रुकेगी ये, आप सब लोग ही एडजस्ट हो जाएंगे, आज वाले को किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी को रोकेंगे तो हम तो आज ही चले जाएंगे। एट दिस गॉन वेरी वेल डाउन टू एवरीवन, इवन जो हमारे पास अनपढ़ लोग, मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको भी समझ में आया, हम उनको भी टेक्निकल स्ट्रीम में ले पाए। तो ये टेलीकॉम में और लेबर मूवमेंट में जो मैंने अभी आपको बताया कि नैरेटिव का बड़ा खेल है,
अगर आपने लोगों को समझाया नहीं, लोगों को साथ नहीं लिया, तो चेंज पर आपको हमेशा मार खानी पड़ेगी। हमने टेलीकॉम में लेबर मूवमेंट में, और अगर आप लेबर मूवमेंट की हिस्ट्री देखें तो पीएनटी, उस समय पीएनटी कहा जाता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, कंबाइंड टू। हाँ जी। और भारत के ट्रेड यूनियन मूवमेंट में बड़ा शुरू से और बहुत मिलिटेंट इस प्रकार का बड़ा प्रामाणिक पीएनटी का ट्रेड यूनियन मूवमेंट कहा जाता था। तो एक लीडिंग, एक आइडियल वो था, और वहाँ हम सब लोग कामयाब हो सके, सबको साथ लिया, सबको कन्विंस किया, सबको तैयार किया, सब लोग साथ में आए। और आज हम देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ टेलीकॉम में उन सब चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। इसके कारण, चेंज के कारण कोई बाहर नहीं गया, सबको एकोमोडेट कर पाए, ऑफिस स्किल किया, लोगों को रीस्किल किया, एकोमोडेट किया, एक अच्छा सा पीसफुली हम लोग निकाल पाए। तो लेबर मूवमेंट में मैं हमेशा पाता हूँ कि अगर आपका इंटेंट क्लियर है, पॉलिटिक्स नहीं है, इंटेंट क्लियर है, तो इसलिए बताओ, क्योंकि लेबर मूवमेंट, अभी मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात बता रहा, तो लेबर मूवमेंट को जब मैं टोटलिटी में देखता हूँ तो इट इज़ मोर डोमिनेटेड बाय पॉलिटिकल आउटफिट्स जी। एंड मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि जो मैं अभी आपको बता रहा था कि देश की 3/4 आबादी वर्कर है, तो जो एडल्ट हैं वो सब वर्कर हैं। मैं किसी भी फिलॉसफी में जिसमें बिलीव करता हूँ उसको मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो इसी ग्रुप को टारगेट करता हूँ। ये ग्रुप क्योंकि वर्कर है, इसलिए मैं अपनी हर बात को वर्कर के रैप में रैप करके प्रेजेंट करता हूँ जी। तो लोगों को लगता है ही इज वेरी मच वर्कर फ्रेंडली। अदरवाइज ये सही बात नहीं है। जी। वो वर्कर्स को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए यूटिलाइज करता है। जी। तो ये सारे के सारे लोग जो बेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं यहीं पर लैंड करते हैं। जी। वो चाहे देश में किसान आंदोलन की बात आई हो, किसान आंदोलन में ये जो फार्मूला वापस किए जाएं, रिपील किए जाएं, ये 99% पॉलिटिकल वाइस है। बिल्कुल। 1% जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे कि इसका मीनिंग क्या है। जी। अब देश में अगर सब कुछ पॉलिटिक्स चला रही है, पॉलिटिकल लोग चला रहे हैं, हु आर लीडिंग टू दिस कंट्री, व्हाई नॉट सोसाइटी? तो हम एक डायनेमिक्स अलग जा रहा, और इस डायनेमिक्स के साथ अगर चीज़ों को समझेंगे तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। आप देश को इन गिने चुने 4 पॉलिटिकल लीडरशिप के आधार पर अगर इवेल्यूएट करते हैं तो दैट इज नॉट द कंट्री एंड दैट इज नॉट द टेस्ट ऑफ द कंट्री। देश तो कहीं अलग है। आप गांव में जाओ, आप जन सामान्य को बोलो, आप सोसाइटी के बाकी 4 लोगों से बात करो, यू विल फाइंड ए डिफरेंट फील एंड अप्रोच। बिल्कुल। तो हम उसको नहीं एड्रेस कर रहे हैं, हम किसी और जगह पर एड्रेस कर रहे हैं। सेम चीज़ हम लेबर में देखते हैं, माइनस पॉलिटिकल बायसेज इंटरेस्ट। लेबर मूवमेंट बहुत अच्छा है, लेबर हमेशा प्रोग्रेसिव रहना चाहता है, लेबर हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग के साथ सोचता है, क्योंकि उसको मालूम है ये सब कुछ चलेगा तभी तो ये सब आगे बढ़ेगा। जी। मैंने नौकरी अगर कहाँ से कहा मिलेगी अगर नहीं, politics ये बड़ा ये इसमें किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जितना उतने इसके डिस्प्यूट्स आते हैं। तो इसका हम कर क्या सकते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इसका नुकसान असली है। मतलब चीज़ बेशक पॉलिटिक्स में मानता हूँ आपके साथ बिल्कुल कि बना ठना के अलग चीज़ है और देश अलग चीज़ है, लेकिन उसका नुकसान असली है। क्योंकि अब अगर हम मान लीजिए किसी इन्वेस्टर से बात करें या फैक्ट्री ओनर से बात करें कि ऐसा क्यों है कि भारत में 10,000 20,000 लोगों की फैक्ट्रियाँ इतनी कम हैं, लेकिन बहुत गिनी चुनी। बिल्कुल। यही आप मान लीजिए सिर्फ कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री मान लीजिए, बांग्लादेश में जाएं, हर फैक्ट्री में 10,000 लोग हैं। चाइना में जाएं, एक फैक्ट्री में 20 30 40 50,000 लोग हैं। तो आप यहाँ पे आके पूछें तो कहते हैं 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारी लेबर लॉ बहुत बड़ी फैक्ट्री के ऊपर लेबर इंस्पेक्टर आ जाता है, पर ज़्यादा बड़ी उनको चिंता ये है कि जहाँ पे 5,000 10,000 लोग एक छत के नीचे हुए, वहाँ कोई पॉलिटिशियन आके पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देगा। उन्होंने फैक्ट्री तो लगा दी, अब तो वो तो बंद गए उस जगह से। 1 साल बाद किसी पॉलिटिशियन ने आके वहाँ पे पॉलिटिक्स चालू कर दी तो गया, मतलब वो ना वो काम कर सकते हैं वहाँ पे, ना उनका धंधा चल सकता है, और लॉज की वजह से वो बन गए। तो ये इस समस्या का समाधान क्या है? मैं राहुल जी इसमें
इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो 10 रोड ब्लॉकर्स होंगे उसमें सबसे लास्ट 10वां लेबर लॉ हो सकता है। जी। मैं अभी उससे सबके साथ बहुत एग्री नहीं करता। और तो ऐसा इसलिए नहीं कि मैं लेबर फील्ड से जुड़ा, मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि आज इतने साल की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कोई एक एनालिसिस इस प्रकार की क्लैरिटी के साथ आप लेकर के आए जो बताती हो कि बिकॉज आप लेबर लॉज सारा हो गया है। जी। मैंने जितनी स्टडीज़ देखी हैं, जितनी पढ़ी है, इंडस्ट्रीज की रही होंगी, बीसीजी ग्रुप की कुछ स्टडीज़ देखी मैंने, उसकी कुछ लोगों की देखी, तो अगर 10 रोड ब्लॉकर्स हैं तो उसमें 9वां 10वां कहीं जाके ये पड़ता है। बाकी के जो 1 से 8 तक के हैं उसको एड्रेस करने के लिए कभी चर्चा ही नहीं होती। वाई दैट आर नॉट कमिंग एट फ्रंट। जो भी बात करता है लेबर लॉ की बात करता है। किस तरह की, मतलब मैंने जैसे 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 बहुत सारी बातें आती थी, अभी उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इशू होता था जी। आज उसे कुछ % हम छोड़ सकते हैं जी। परमिशन के इशू होते थे। ऐसे मैं लेके देखने लगता हूँ तो ऐसे दसियों प्रकार की बातें आ जाती जी। लेबर लॉ तो बड़ा छोटा इशू है जी। फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ कि बिकॉज ऑफ लेबर लॉ पिछले 20, 25, 30 साल, मैं 30 साल का कहता हूँ, मारुति की 1-2 घटनाएं छोड़ करके वो लेबर लॉ के कारण नहीं हुई। मैं 44 साल से इस मूवमेंट में हूँ। प्योरली लेबर लॉ के कारण कोई बड़ी घटनाएं आई हो वो मुझे बताइए। मैं सबको पूछता हूँ। मैंने जब ये मान लिया बीइंग लेबर, बीइंग वर्कर की वेल बीइंग इस पर डिपेंड करती है कि इंडस्ट्री की वेल बीइंग है। मैं तो भारतीय मजदूर संघ का हूँ जी। जो हमारा स्लोगन मेरा देश का हित हो, उद्योग का हित हो, उसके बाद मजदूर के हित की हम बात करते थे। इंडस्ट्री अगर सरवाइव करेगी तो मैं नेचुरली सरवाइव करता हूँ। इंडस्ट्री में ताला लग गया तो मेरी तो नौकरी चली गई जी। तो वी बिलीव इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। भारतीय मजदूर संघ जो आज डेमोक्रेटिक सेटअप में दुनिया का सबसे बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और ये हम कहते हैं कि इंडस्ट्री का हित होना चाहिए। मैं वो जो कुछ लेबर मूवमेंट में 4 स्लोगन्स ने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया जी। और जो पॉलिटिकली ड्राइवन रहे कि भाई मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हम कभी नहीं बोलते इसको। तो इसलिए लेबर मूवमेंट को भी बात करते समय, लेबर कंसर्न बात करते समय आज आपको इसके अलग अलग बास्केटिंग करनी पड़ेगी। जी। जो पॉलिटिकली ड्राइव्ड है छोड़ो उनको, उनका कोई अंत नहीं है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ दी थॉट्स हैं, जो प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं, जो समझते हैं कि भाई लेबर के 4 इश्यूज हैं, मैं इंडस्ट्रीज के साथ भी इंगेज रहता हूँ, हम लोग भी उनके साथ मिलकर बात करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप और हम जब दोनों ने मिलके ही काम करना है तो मुझे दर्द रहेगा या आपको दर्द रहेगा तो हम में से आइदर कैसे खुश रह सकते हैं जी। 4 बातें करनी चाहिए जी। अभी पीछे साउथ एशियन कंट्रीज के इंडस्ट्रीज की मीटिंग थी, मैं उसमें गया था जी। तो ILO ने भी एक स्ट्राइक का विषय लिया था। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप बताओ पिछले 40 साल में प्लांट स्ट्राइक हुई हो कोई तो बताओ। तो क्या हम ये सेख ही बघाड़ रहे हैं कि नहीं हम स्ट्राइक की राइट नहीं देंगे? स्ट्राइक करना कौन चाहता है यार? पिछले 40 सालों में पॉलिटिकल स्ट्राइक की बात अलग है जी। इंडस्ट्रियल स्ट्राइक कहाँ हुई है? नहीं हुई। इट मीन्स वर्कर नोज इट, ये नहीं है। ये मेरा सवाल यही था कि पॉलिटिक्स की जो इंटरफेरेंस है उसका डर होता है लोगों को कि वही है। हाँ, तो उससे भी कैसे हम क्या कर सकते हैं? मैंने अभी जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कुछ चीज़ों के नैरेटिव्स ने एक नोशनल पेन दे दिया है। नोशनल पेन है वो, अब उसका तो कोई हल ही नहीं है। मैं जब तक इसमें प्रैक्टिकली एड्रेस करने के लिए उतरता नहीं हूँ, जहाँ और भी है सितारों के आगे, ये 4 लोगों के अलावा भी और लोग हैं डोमेन में। सब लोग यही नहीं कह रहे हैं। देश का विकास हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इसकी मांग करने के लिए, इसके साथ चलने के लिए देश का लेबर मूवमेंट भी खड़ा है। और कोई भी अच्छा इंडस्ट्री, कोई भी अच्छी गवर्नमेंट लेबर का अहित चाहती, ऐसा भी कोई नहीं आएगा। हम एक फैमिली है, फैमिली में
ग्रीवांसेस कंसर्न्स आते ही रहते हैं। जी बीएमएस के नाते हमने कहा ये हमारी इंडस्ट्रियल फैमिली है। फैमिली में क्या होता है? केयर एंड शेयर। आपको कुछ दिक्कत है तो बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, इट्स माई ऑब्लिगेशन टू टेक केयर योरसेल्फ, और शेयर भी करूँ मैं। इस अप्रोच के साथ चलते हैं, कहाँ झगड़ा आता है। लेकिन मैंने कहा कि हमने कुछ ऐसे नैरेटिव्स के उसमें स्टील फ्रेम में ऐसे फंस गए हैं कि लेबर आता है तो हम यही मान लेते हैं कि ये जो 4 पॉलिटिकल लीडर्स ने अभी तक कहा, दे हैव लॉस्ट देयर वॉइसेस। नया शुरू करना है तो नए ढंग से सोचना पड़ेगा। पुरानी लेगेसी अप्रोच डिजाइन और उस मैं इसको बोलता हूँ दुराग्रह के साथ हम चलेंगे तो नहीं होगा। बिल्कुल। वी कैन चेंज। मैं भी सवेरे बता रहा था कि मैंने एक बड़े आदमी के साथ बात की, अभी आपको एड्रेस करता है, और हम उनके साथ बहुत खुल के बात करते हैं। जी वी आर नॉट हियर टू से कि तुम अपनी आइडियोलॉजी बदलो, मैं अपनी बदलूं। यू आर बी इंटैक्ट विद दैट। लेकिन जो सामने क्वेश्चन है, इस पर कैसे डिस्प्यूट करोगे आप? इसको ना आप बदल सकते हो, न वो जो है वही है। अगर उसको एड्रेस करना है तो दिस इज कॉमन फॉर यू एंड फॉर मी बोथ। ये जो हार्ड फैक्ट है उसके साथ खड़े होंगे तो कोई इशू नहीं आता। और 1 to 1 जब भी मैं बात करता हूं तो सबको लगता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, करते हैं। ये आप बहुत ज़रूरी बात करें कि और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने पहले भी बोला था कि रिश्तों की ज़रूरत होती है। यस। तो इस पे थोड़ा प्लीज़। नहीं, मैंने कहा कि जब भी मैं हमेशा एक फिलॉसफी में बिलीव करता रहा कि हम जो काम करते हैं उसका अगर इकोसिस्टम नहीं जानते हैं तो मैं काम नहीं कर सकता। तो मैं जब भी जहाँ जाता हूँ मेरा पहला काम होता है कि पीछे मुड़ करके एक बार इकोसिस्टम 360 में रिव्यू करता हूँ। हु आर हियर, और उस इकोसिस्टम में फिर अगर आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, अगर इकोसिस्टम में सबके साथ आप कनेक्टेड हैं तो बहुत एप्रिशिएटेड प्रोडक्ट आप ला पाएंगे। और कनेक्टेड रहने के लिए वही फिर से बात आती है कि ये 90% काम ही होता है, 10% ही होता है। मैं इंडस्ट्री के भी अच्छे मित्रों को कई बार कहता हूँ, आपने R&D खड़ी कर ली, आपने क्वालिटी का खड़ा कर दिया, आपने HR का खड़ा, सब कुछ खड़ा कर दिया, इन 4 लोगों के साथ बात करने वाले विषय को क्यों नहीं खड़ा किया आपने? 1-2 लोगों ने शुरू में कहा कि भाई साहब उनका पक्ष नोन है तो भी। मैं आपको एक कनेक्टिंग एग्जाम्पल बताऊँ। मारुति का जब इंसिडेंट हुआ जी उस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, टॉप की कुछ इंडस्ट्रीज उनको गई मिली कि भाई ये तो बहुत बहुत बड़ी घटना हो गई थी। आप उसको अच्छा याद कर पाते होंगे कि तो बहुत मुश्किल हो गया, कैसे चलेगा। मोन्टेक सिंह आहलूवालिया जी उस समय प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो मनमोहन सिंह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा होगा कि यार ये देखना चाहिए, ऐसे अगर वारिन बुल की तरह दोनों लोग सड़क पर आ जाएंगे तो ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मोन्टेक सिंह जी ने इनिशिएटिव लिया और कुछ टॉप की इंडस्ट्रीज और टॉप के ट्रेड यूनियंस को बुलाया। लकली आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। मैं गया, अरुण मेहरा उन दिनों प्लानिंग कमीशन में होते थे, वो उसको मॉडरेट कर रहे थे। तो एज यूजुअली हैपन्स पहली 2 मीटिंग में वो बुल फाइट शुरू हो गई। तो सबको लगा मैं तो पहले ही कह रहा था नहीं करना चाहिए सबका। बट मैंने कहा कि भाई अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? लड़ाई के बाद भी टेबल पर आते हैं, तो ये बात ही नहीं करेंगे कैसे चलेगा? मैं जरा जब स्ट्रांगली इस बारे में बोला कि भाई ये ओपिनियन या जो आप लोगों की अप्रोच है मुझे समझ में नहीं आती। साला हिंदुस्तान पाकिस्तान झगड़े के बाद बात करते हैं, दुनिया में बात ही तो सोल्यूशन है यार। एंड वंस प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट या किसी का भी नाम ले, एक इनिशिएटिव आया, हम भी बाद में ही चाहते यार झगड़ा क्यों हुआ, बात नहीं हुई इसलिए झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद बात होती है, तो एक बात हो रही तो बात छोड़ करके क्यों चले जाना?
तो उनको थोड़ा शांति हुई, तसल्ली हुई कि शायद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। उस समय इंडस्ट्री के एक बड़े लीडर थे सुरेंद्र कपूर, ये सोना ग्रुप के थे, उनकी डेथ हो गई, वो नहीं रहे। वो भी बड़े कनेक्ट हुए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, कुछ हम लोगों ने मिलकर करना चाहिए। उस दिन की मीटिंग गई कि हम अगली बार मिलेंगे। अगली बार जब गए तो अगली बार 2-3 हमारे लेफ्ट के साथी थे, वो मीटिंग में नहीं आए। INTUC के और मैं, हम 2 लोग गए और लोग आए तो लोगों ने कहा बात कैसे आगे बढ़ेगी, तो मैंने कहा एक बार बात करते हैं। तो मैं आपको समझने के लिए पता, मैं अपने उन लेफ्ट के मित्रों के पास गया, वो करते थे, C2 के जनरल सेक्रेटरी थे। मैंने उनसे कहा मीटिंग में, और कहा नहीं भाई साहब, इनके साथ नहीं बैठेंगे, इंडस्ट्री के साथ एक बार बैठ लिए तो मैसेज क्या जाएगा। अरे मैंने कहा यार, जो रोज़ हम बाईपार्टाइट सेटलमेंट करते हो, किसी भूतों के साथ करते हो तुम। अरे इंडस्ट्री तो है, हमारी हजारों यूनियनें चलती है इंडस्ट्रीज में, रोज हम बाईपार्टाइट सेटलमेंट करते, हम बैठते नहीं क्या? ये क्या लॉजिक है यार तुम्हारा कि तुम इनके साथ नहीं बैठोगे? नहीं भाई साहब, मेरी फिलॉसफी कोई सूट नहीं करता। तो मैंने कहा ये इस तरीके से उसको समझना चाहिए कि उनको सेटलमेंट ही सूट नहीं करती, शांति सूट नहीं करती। एंड बी स्टार्टेड कंटिन्यूइंग दैट डायलॉग। और शुरू के 3-4 बार बाद मैंने इनिशिएटिव लेकर के कहा कि हम बुल फाइट से आए हुए लोग हैं, आप अलाउ करो कि जिसके अंदर जितना भरा एक बार पूरा एग्जॉस्ट हो जाए। आप मुझे भाई भाषण मत पिलाइए, आइडियोलॉजी मत बताइए, मेरे मन में जितना भरा एक बार बाहर आने दीजिए। इंडस्ट्रीज को, ट्रेड यूनियन को लेकर के जितनी भी बातें पूरी बाहर आनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम इस लेवल पर बैठे हैं, फ्रेंडली टर्म में बैठे हैं, इनफॉर्मली बैठे हैं, और ये लेबल लाने के लिए बैठे हैं कि हम कंफर्टेबली बिना किसी उसके एक दूसरे के साथ बातचीत, तो लेबल तो लाने दो ना। ये डिब्बा खाली नहीं होगा तो नया नहीं भर सकते। एंड राहुल जी विल अप्रिशिएट कि शुरू की 1-2 मीटिंग्स में जिसके अंदर जितना था सबने कहा, मीटिंग वाज कंटिन्यूइंग। और बाद में हमारा लेबल ये आ गया था कि हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल सब कुछ आपस में कह पा रहे थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर इन वन ऑफ द लेबर मिनिस्ट्री मीटिंग, तभी लेबर कोड का बात शुरू हो रहा था। आई थिंक ये 14-15 आ गया होगा, नई गवर्नमेंट आ गई थी, उन्होंने शुरू कर दिया था। ये लेबर कोड का ओरिजिनल ड्राफ्ट तो यूपीए गवर्नमेंट में ही बन गया था। अच्छा, वो ला नहीं पाए थे इसको, बट ड्राफ्ट वही था। तो हम सब लोग एक मीटिंग में थे, ट्राइपार्टाइट मीटिंग हो रही थी। सुरेंद्र कपूर उस समय थे। उन्होंने मुझे आके कहा, उपाध्याय जी ये क्या हो रहा है, हैव यू सीन इट, आप लोग इसको समझते हैं क्या? मैंने कहा हमको तो ये बताया जा रहा है कि भाई आप लोग इसे पुश करा रही है, यही तो बात होती है। तो हम तीनों उठ के, मतलब हम इंडस्ट्री और ट्रेड यूनियन 2-3-4 उनके, 2-3-4 हम गए, मिनिस्टर और सेक्रेटरी को पकड़ लिया वहीं, वो तो डायस पे, भाई तुम ऐसा क्या बना रहे हो जो हमको दोनों को किसी को नहीं पसंद है। उस समय आई थिंक गौरी कुमार सेक्रेटरी होती थी। अच्छा। तो गौरी कुमार कहने की यार तो आज अजीब बात हो गई, पहली बार मैं देख रही हूँ कि ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्री दोनों साथ लेकर के आए हैं, एंड आप इतना कंफर्टेबल होकर बात करें। मैंने कहा भाई देखो, आप बना किसके ले रहे हो लेबर लॉज, इनको इफेक्ट करेगा या तो मुझे इफेक्ट करेगा, ये भी खुश नहीं, मैं भी खुश नहीं हूँ, तो आप क्यों बना रहे हो और क्या बना रहे हो? तो मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, सेक्रेटरी को कहा कि मैं वैसे देखो ना, कंप्लीट एग्जॉस्ट करिए इनके साथ, ये सही कह रहे हैं, ऐसा हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं जो ना इनको समझ में आता ना मुझको समझ में आता है, तो फिर करना क्या है इसके लिए? फिर एक अच्छी चरनी की, एक अच्छी बातचीत हुई। मैं बताता हूँ कि इंगेजमेंट होती है, रिलेशन होते हैं, कंफर्ट लेवल होता है जी। कंफर्ट लेवल मीन्स आप अपना धर्म छोड़ दे, मैं अपना छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होता जी। मैं लेबर का हूँ, आप इंडस्ट्री है, प्रोटेक्ट करिए जी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हमेशा दुश्मनी के साथ खड़े हैं, मिल करके चले। देखो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि तो बिना मिल के काम की आएगी ही नहीं, बिल्कुल। और लेबर के बिना इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री के बिना लेबर नहीं है। तो इसमें एक बड़ा खेल नैरेटिव्स का है, फिर एक दूसरा खेल इनिशिएटिव का है, और इन सबको मिल करके जब काम करते हैं तो मैंने कहा ना कि फाइनल एक्शन के पहले वाले जो एक्शन हैं, जो
मंच पर मंचन होता है, उसके पीछे जो पर्दे के पीछे की जो एक्सरसाइज होती है, आई स्ट्रांगली विद ऑल माई कॉन्फिडेंस कैन से कि वो जो ग्रीन रूम एक्सरसाइज थी उसमें बहुत कमी है। हम लोग जो फ्रंट की मंच की जो पर्दे के ऊपर की एक्सरसाइज, सब लोग उसको लेकर के परेशान है जी। तो जितना कंसर्न मैं लोगों का सुनता हूँ कि ये नहीं कंप्लीट हुआ, तो उस कंप्लीट के पीछे का जो वो पीछे वाली एक्सरसाइज है उस पर कितना समय लगा है, जो नहीं लगा तो नहीं होता जी ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है जी तो अभी भी आज भी बड़े से बड़ी बातें लाई जा सकती है, बड़े से बड़ा विषय एड्रेस किया जा सकता है। देश का जन सामान्य या मजदूर मूर्ख नहीं है, समझदार जानता है। मूर्खता हमसे हो रही है, हम उनको ये विषय या तो चालाकी के कारण नहीं बताना चाहते या कोई अप्रहेंशन है उसके कारण नहीं बताना, वॉट एवर रीजन में भी। बट देखो, अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो बिना मुझे बताए कर रहे हो तो फिर नहीं होगा। दर्जी मेरे लिए पैंट बनाएगा तो मेरी नाप तो लेगा, मेजरमेंट मेरी लेगा, नहीं तो रेजिमेंट बनाएगा या तो मेरी कमर को ठीक नहीं आएगा तो मेरी लेंथ को ठीक, वही हो रहा है अल्टीमेटली। बहुत अहम जिसको कहते हैं ना कि यही अंतर है कि हम अपने पॉलिटिक्स को और अपनी सरकार को और अपने समाज को कैसे चलाएं, ऐसे रिश्ते ऐसी बातचीत करके चलाएं कि हो पाए। विजय जी, अभी आपने जो सब कहा उसका एक ठोस एग्जाम्पल लेते हैं ताकि थोड़ा और ओवर टाइम रेट जो है हमारे लॉ में कहता है कि अगर आप किसी से ओवर टाइम कराएं तो 2 गुना उनको पे करें उनके नॉर्मल वेज रेट का। अब कुछ लोग कहते हैं कि तो ILO स्टैंडर्ड 1.5 गुना है, बाकी कंट्रीज़ में 1.25 गुना है, क्योंकि 2 गुना है तो कोई तैयार ही नहीं होता ओवर टाइम देने के लिए। अब हम जाते हैं वर्कर्स से बात करते हैं तो उनसे हमने पूछा एक्चुअली ये सवाल कि अगर 1.5 गुना होता तो आप काम करने में खुश होते क्या? कहते अगर 1.5 गुना होता और हमारे से ओवर टाइम कराते तो हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन क्योंकि 2 गुना है तो या तो ओवर टाइम कराते नहीं हैं या वो बुक में डालते नहीं हैं तो उनको ओवर टाइम रेट की तरह मिलता नहीं है। इंडस्ट्री से पूछें तो कहते हैं 1.5 गुना होता तो हम ओवर टाइम देते भी और 1.5 गुना दे भी सकते हैं, 2 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे नुकसान चले जाता है। अब अगर ये रिफॉर्म करने की कोशिश की जाए तो इसमें पॉलिटिक्स खेलना बहुत आसान है कि वो उनको लोग जाके बोलेंगे कि आपका ये 2 गुना हटा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आप कैसे क्या एडवाइस देंगे लोगों को कि अगर आपको रिफॉर्म करना ही है मान लीजिए तो कैसे करें, क्या किया जाए इसमें? देखिए, आइसोलेशन में अगर केवल इस इशू को एड्रेस करेंगे तो तकलीफ तो देगा ही। वर्कर्स की वेलबींग, वर्क लाइफ बैलेंस, क्वालिटी लाइफ, ऐसे दसियों प्रकार के सवाल जुड़ते हैं। तो अगर हम टोटलिटी में सबको समझने की कोशिश करते हैं तो इस प्रश्न का भी उत्तर निकल सकता है उसमें से। जनरली लेबर फील्ड में ILO के मानक को, उसके स्टैंडर्ड को एक स्टैंडर्ड मान करके सब लोग सोचते हैं, चलता है जी हम भी उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, इंडिया है तो हम उसको मिला करके सोचते हैं। बट कंट्री को सूट क्या करता है? पीछे एक स्टडी शायद BCG की स्टडी थी कि वर्कर को ठीक सैलरी और ओवर टाइम इन सब को अगर हम देखते हैं तो टोटल बिल पर 1 या 1.25% का फर्क पड़ता है बस ओवरऑल। लेकिन मैं पाता हूँ कि मिनिमम वेज भी इंश्योर नहीं होता, इस प्रकार के झगड़े चलते हैं। अभी पीछे जब वो LNT के चेयरमैन का आया या नारायण मूर्ति का विषय आया तो उसी इंडस्ट्री में टॉप और नीचे के बीच में 550 गुना का डिफरेंस है। तो आप जब आइडियल लाने की बात करते हो तो आइडियल दिखिए भी, इंसान को सब दिखता है और जो आपके यहाँ वर्कर काम कर रहा है उसको भी सब मालूम है जी कि कंपनी की प्रॉफिट का कितना बड़ा पोर्शन किधर को डाइवर्ट हो। जी तो इसलिए मैंने कहा कि ये आइसोलेशन में इसको बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि भाई ये आइसोलेटेड आंसर की स्कोप नहीं है इसमें। जब उसको आप टोटलिटी में समझने की कोशिश करेंगे तो उसका आंसर आ सकता है। ठीक, मैं ये नहीं थोड़ा सा बदल के पूछता हूँ। जैसे हमारी पहले बात हुई थी कि सरकार क्या करे और समाज क्या करे,
कि अब आपका कितना प्रॉफिट किसको जा रहा है, कितना ओवरटाइम मिल रहा है, कितना मिनिमम वेज मिल रहा है, कितना वेज मिल रहा है, इसका जब हम फैसला सरकार को दे देते हैं तो समाज का रोल यहाँ पे घट जाता है। अगर समाज का रोल यहाँ पे बढ़ाएं कि मान लीजिए आप अपनी फैक्ट्री खड़ी करिए, वहाँ पे ज़्यादा दीजिए लोगों को, जितना सरकार बोलती है उससे ज़्यादा दीजिए और चलाइए। अगर आप ज़्यादा बढ़िया चला पाएँ तो आपकी फैक्ट्री बढ़ेगी, वहाँ पे ज़्यादा वर्कर बढ़ेंगे, आप नुकसान खाएंगे जाएंगे आप। क्योंकि हमने सरकार को ये फैसला दे दिया है तो समाज का यहाँ पे रोल बिल्कुल चले जाता है। इसमें आपका क्या? देखिए क्या है, हमारा जो ओरिजिनल थॉट रहा है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, जी जो अभी एकदम शुरू में हमने कहा था कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में भी इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है। जी तो शायद पिछले 10-15 साल से पोप फ्रांसिस ने भी कहना शुरू किया कि भाई एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस आनी चाहिए। जी आप जो कह रहे हैं वो इसके साथ जुड़ा हुआ विषय है। मैं इस बात के साथ 100% खड़ा हूँ कि हर चीज़ सरकार को नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर गवर्नेंस, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करे, मैं बाकी के जो मुझे एथिकली ऑब्लिगेटेड है वो मैं करता हूँ क्या? जी तो समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है। आप मुझे ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में मनुष्य के नाते समझ रहे हो क्या? मैंने टाटा वगैरह की भी प्रैक्टिसेस देखी। जब उनके लोगों को मैं मिलता था, मैं टाटा स्टील में, और वहाँ के लोग बताते थे कि वे जो वर्कर फैक्ट्री पे चला जाता था तो गेट पे एक रजिस्टर होता था, वहाँ लिख करके चले जाओगे आज मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है। आप निश्चिंत होकर फैक्ट्री में काम करो, आपके बच्चे बीवी की जो मेडिकल या जो ज़रूरत आप बता के वो कंपनी के दूसरे लोग देख के दवाई आ जाती है। आज ये प्रैक्टिस कहीं है क्या? तो ये वन वे नहीं है, ये बोथ वे है। आप केवल अपना प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट एट कॉस्ट ऑफ व्हाट? तो दूसरे को भी लगता है। मैंने आपके यहाँ नौकरी बहुत खुशी के मारे नहीं करी। आई वांट टू क्रिएट माय लाइफ विद ए क्वालिटी, तो उसके लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी करी है। तो आपके यहाँ से जो मुझे मिले, इतना मिले, अच्छा मिले कि मैं मेरा परिवार ठीक रख सकूँ। आप मेरे इस आस्पेक्ट को, ठीक है सबको एक फुटिंग पर लाना संभव नहीं है, लेकिन क्या ये कंसीडरेशन हो रही है? तो गवर्नमेंट को मैं नहीं लाता इसमें भी। इसलिए मैंने जो टाटा का एग्जांपल दिया, इसे मैंने जो दूसरी कुछ जगहों का बताता हूँ कि जहाँ ये प्रैक्टिसेस थी वहाँ लोगों की कमिटमेंट कैसी है, और जहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है, ये आप साइन कराते हो 20,000 पर और देते हो उसे 10,000 रुपये, ये भी सब तो हो रहा है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि यही है। पीछे हम इंडस्ट्रीज के साथ, हमारा इंडस्ट्री ट्रेड यूनियन डायलॉग फोरम एक बना, हम उस पर भी बैठते थे। मैं उनको भी कहता था कि सारी इंडस्ट्री खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो शोकेस तो करें यार। हम आइडियल्स कैसे खड़े करेंगे? मैंने बताया जब उसे मारुति वाले उसका एक बाय प्रोडक्ट था कि हम ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्री में बैठते थे और हम लोगों ने बहुत सारी बातों को लिस्ट किया कि आज भी देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल पैटर्नल अप्रोच के साथ देखती हैं, लेकिन उनको सरफेस पर लाने का कोई काम नहीं होता। अभी कोरोना आया, कोरोना में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लोगों ने पूरे टाइम अपने वर्कर को अपने यहाँ रोका, खिलाया पिलाया, सब प्रकार की सुविधा दी, और कई लोगों ने पूरा ताला बंद कर दिया। हमने भारतीय मजदूर संघ ने ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज को पब्लिकली जाकर के उनको वेलकम किया। यार मुश्किल का समय था, आप सब लोग आए, तो इंडस्ट्री में सब लोग खराब ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे यूजुअली जो होता है कि खराब चीज़ जो होती है, बुराई ज़्यादा सरफेस ऑक्यूपाई कर लेती है। जी तो इंडस्ट्री में अच्छे लोगों को भी आगे बढ़ के आने की ज़रूरत है। जी एक बार ये कुछ चीज़ें दिखती है तो लगता नहीं, तो अभी लगता है एंड ब्लॉक सब लोग ऐसे ही हैं। उनको सब लगता है कि वर्कर सब बदमाश है, जी उनको लगता है इंडस्ट्री सब बदमाश है, जबकि सच्चाई दोनों में नहीं है। तो ये कई चीज़ें हैं, इसलिए मैंने कहा आइसोलेटेड आंसर नहीं हो सकता इसका। हम पूरी बात समझे तो इसके आंसर निकलते हैं। 10 अच्छे लोग आगे आके बात करेंगे तो ये सब बातें को समाधान मिलता है। जी 10 लोग लीड करें, सारी चीज़ों को चेंज लाएंगे,
आपने इंडस्ट्री को भी कहना। जब हम लोग जोर से लेबर मूवमेंट में बात करते हैं कि हम लोगों ने एक राष्ट्र निर्माण करना है, उद्योग रहेगा, सर्वाइव करेगा तो ही देश चल सकता है, तो उद्योग को भी तो देखना है ना कि मेरा परिवार है। तो ये जो कुछ चीज़ें मिसिंग है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आज दिखती हैं। ये सब उसके क्या बोलते हैं ना, बाई प्रोडक्ट है। जो हमारी प्रैक्टिसेज हैं उसके सबके बाई प्रोडक्ट। मैंने आपके बारे में एक ओपिनियन फार्म कर लिया, तो आप अच्छा करेंगे तो भी मुझे वो वैसे ही दिखता है। ये जो परसेप्शन खड़े हो गए, ये जो नोशनल मैंने कहा था कि कुछ कंसर्न खड़े हो गए, उनको कैसे मिटाना है? ठीक। इंगेजमेंट इज मस्ट। इंगेजमेंट दूर होते जा रहे। हमने एक मैंने पीछे कुछ इंडस्ट्री का, मुझे मालूम है भाई साहब, उनको तो यही कहना है, ये मानते हुए भी सुनिए तो सही। आप सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? जी। मुझे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अरुण जेटली जी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना तो लेबर के ग्रुप के हेड बने। मीटिंग हुई तो एज हैपन्स यूजुअली कि भाई फायरी स्पीचेज और सब चलने लगे, तो किसी ऑफिसर ने आकर के या किसी एक दूसरे कोलिग मिनिस्टर्स ने कहा कि ये सब इनका ऐसे ही चलता है, तो हमने इसमें कितना टाइम वेस्ट करना। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं सोचना इनके बारे में, ये बेचारे उसी अपने डोमेन में कुछ करते करते यहाँ तक आए हैं। एक जो अपॉर्चुनिटी उनको आज मिली है ये कहने के लिए, अगर यहाँ वो कह नहीं पाए और आप सुनोगे नहीं तो बहुत बड़ा गैप है, ये नहीं होगा। मैं पूरा टाइम दूंगा। और मुझे उन्होंने कहा ब्रजेश एक मीटिंग ऐसी डिजाइन करो, हम लोग पूरा टाइम बैठेंगे, लंच या डिनर साथ में सबके साथ करेंगे। कह रहे यार वही जो अभी मैं थोड़ी देर कर रहा था, उसको जब तक पूरी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा तो आपको सुनेगा कब? क्योंकि मैं तो गया था गवर्नमेंट में, मैंने पूरी बात, ये होता है, मैंने अपनी पूरी बात कही, तो लेट वन गेट एग्जॉस्ट फर्स्ट। तो मैंने ऐसे बड़े लोगों को ये अप्रोच देखा, और अरुण जी का ये अप्रोच आने के बाद, उस समय एक लेफ्ट के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा अरुण जी इसलिए आप सबको बहुत मतलब प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। कहते नहीं, आपकी बात मानना न मानना अलग बात है, लेकिन सुनेंगे ही नहीं, ये कैसे होगा? सुनेंगे सही। हो सकता है आपकी पूरी बात सुनने के बाद मैं जो उसका उत्तर दूँ, हो सकता है आप ही अपने ओपिनियन में बदल कर लें। तो ये मिसिंग है हो रहा है राहुल जी, बिल्कुल, ये मिसिंग हो रहा है। बिल्कुल सही। थैंक यू। एंड विजय जी, आपकी जो लाइफ रही है उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइए। क्या आपका पाथ रहा है और लेबर मूवमेंट के साथ आपने क्या, कैसे आपका इन्वॉल्वमेंट रहा, और क्या चेंजेस क्या देखे हैं आपने इस मूवमेंट में? कितना इतने समय से आप जुड़े हुए हैं? देखिए मैं बहुत अर्ली डेज में मतलब 75 में इमरजेंसी के दौरान मैं संघ के साथ जुड़ गया। फिर उन दिनों तो मेरी स्कूलिंग चल रही थी, मैं 8वीं में पढ़ता था। कहाँ पे? मेरा नेटिव अमेठी में है, अभी जो अमेठी राइट। डिस्ट्रिक्ट है, मैं अच्छा। वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ, ये सब हुआ, पढ़ता रहा। फिर मैं बाद में संघ के थॉट के साथ ही खड़ा रहा, विद्यार्थी परिषद का काम किया, जो भी वहाँ उस प्रकार के काम आते रहते थे उस काम को करता रहता था। 82 में मैं एम्प्लॉयमेंट में PNT जो आपको बताया था, तो क्योंकि मैं इस विचार के साथ जुड़ा हुआ था इसलिए मुझे मालूम था कि हमारे विचार के संगठन भारतीय मजदूर संघ है जी। तो मैं कहीं और गए नहीं, मैं सीधे भारतीय मजदूर संघ का काम शुरू कर दिया। क्योंकि देखो मैं संघ का स्वयं सेवक होने के नाते एक जो विचार मुझे था, तो मैं 8 घंटे वर्क प्लेस पर रहता हूँ तो आई कैन इन्फ्लुएंस मोर। 8 घंटे एक ही जगह पर हूँ मैं, तो अपने साथियों को, अपने बाकी लोगों के साथ मैं अपने विचार व्यवहार के साथ, तो इसलिए मैं भारतीय मजदूर संघ के काम में जुड़ गया। और उन दिनों PNT में लगभग 1.25 लाख लोग डेली वेजर होते थे, और 20-20 साल 25-25 साल से डेली वेजर पर काम करते थे। तो उनके लिए संगठन खड़ा किया। अच्छा। हम लोगों ने उसके लिए काम किया, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े, सड़कों पर भी लड़े, और एक हिस्टोरिक जजमेंट आया, जो 87 में जजमेंट आया, वो ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस एंड रेगुलराइजेशन। मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूँ, उस समय भी जुडिशरी का विजडम था, और उन्होंने कहा कि भैया 20-20 साल तक, 25-25 साल तक, पूरी लाइफ तक एक आदमी डेली वेजर पर क्यों रखा है?
कैजुअल मीन्स कैजुअल काम के लिए होता है, 20 साल से है तो कैजुअल नहीं होता, मैंने अच्छी एक डेफिनेशन के साथ। और हम लगभग 1.25 लाख लोगों को रेगुलराइज करवा पाए। तो दैट वाज ए माइलस्टोन अचीवमेंट फॉर अस, टर्निंग पॉइंट। और बिकॉज ऑफ आवर इनिशिएटिव, हमारे संगठन के प्रयास के कारण सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के पहला डिसीजन आया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक पॉलिसी बनी। बाद में उस पॉलिसी में बहुत बदल आती गई, चली गई, ये आया है। तो एक इसके साथ ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। फिर जो मैं भी आपको बता रहा था कि टेलीकॉम में बहुत रेवोल्यूशंस आए, रिस्ट्रक्चरिंग आई, वो सारा आया। तो मेजॉरिटी का हमारे पास जो लोग रेगुलराइज हुए थे सभी क्लास 4 ग्रुप भी थे, बट ये सब टेक्निकल काम भी करते थे, क्लासिफिकेशन उस प्रकार की थी। तो इन सबको उस टेक्निकल उसमें स्ट्रीम में जाना चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को, गॉड को बहुत मुझे ऐसे मदद थी। ऐसे नए नए विषय जो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, जब सब लोगों को रेगुलर होना चाहिए, जब हम इस विषय को उठाते थे तो हमारे विरोधी संगठन के कई दूसरे लोग बोलते संभव ही नहीं है, रेगुलराइजेशन तो अगेंस्ट वैकेंसी होगा, तो वैकेंसी ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कैसे होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो फिर डिपार्टमेंट ने ही आर्डर निकाला अगेंस्ट फ्यूचर वैकेंसीज, इनको सबको रेगुलराइज करो, वो हुआ। तो जब इसमें से लोग आए, रिस्ट्रक्चरिंग होने लगी, तो एक तरीके से ये सब लोग तो उस कैटेगरी के लोग थे जो टेक्नोलॉजी में फिट नहीं हो सकते। मैंने आर्ग्यू किया डिपार्टमेंट में कि भाई ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली तो ये उस काम को करते हैं, आपके डेजिग्नेशन या जो आपका फ्रेम है उसमें अलग होंगे, बट प्रैक्टिकली दे डू ऑल सच। तो ये कैसे डिटरमाइन होगा। तो मैंने कहा आपको जो तरीका करना है तो करिए। तो फिर कुछ लोगों के ट्रेड टेस्ट लिए गए कि क्या सचमुच कर सकते। उससे जो नीचे के लोग थे उन लोगों को कुछ एग्जाम कराए गए, जो भी कराए गए, और उन सब लोगों को एकोमोडेट करा पाए। तो मैंने मैक्सिमम लोग जो नई टेक्नोलॉजी के फ्रेम में, और उस समय मुझे एक लेबर सेक्रेटरी, वो हमारे टेलीकॉम सेक्रेटरी थे, मुझे याद आता है, वो कहते थे यार आपकी बात सही है, ये यंग ब्रेन्स अभी जो सीखेंगे उसमें सीखने का और आगे जाके करने के स्कोप ज़्यादा है। बावजूद कि मैं, उनका शब्द था कि बूढ़े तोतों को पढ़ा के अब मैं कितना क्या करूँगा। तो उनका भी इंसिस्ट था नहीं ये सही बात कह रहे हैं, अगर उसमें से कुछ वो अभी हमारे अपने हो ही गए हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस वन, अगर उसमें कुछ टैलेंट है कुछ इस प्रकार के तो स्क्रीन करो उनको। और एक बड़ा चंक लगभग 70-80 हज़ार के करीब ऐसे लोग फिल्टर हुए, छांटे गए, जो फ्यूचर की सारी उसके लिए काम में आए। तो अगेन इट वाज बहुत इस प्रकार का जर्नी था, अच्छा निकल करके आया। मैं बाद में टेलीकॉम में था तो मैं MTNL दिल्ली में काम करता था, इसलिए वही MTNL बेस से मैं आया। तो MTNL में मैं वहाँ की रिकॉग्नाइज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, सीक्रेट बैलेट से चुनाव होते थे, तो हम अच्छा चुनाव जीत करके आते थे। तो वहाँ पर भी हमने कुछ इस प्रकार के नए इनिशिएटिव्स के साथ काम किया। और मैं हमेशा पाता था इस पूरे पीरियड में गवर्नमेंट हमेशा कांग्रेस की रही, ऐसा नहीं कि कोई मैं BMS का था, बीजेपी था इसलिए फेवर मिला। इवन मैं आज प्रणोदा नहीं है, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं एक इशू पर उनके पास गया पेंशन के लिए कि गवर्नमेंट के अकाउंट से पेंशन आनी चाहिए। तो उनका वो शब्द मैं हमेशा दोहराता हूँ आगे, वो कहाँ बाबा मच्छी के तेल में मच्छी फ्राई करता हूँ। तो मतलब वो बता रहे थे कि सरकार के पास भी इतनी तंगी है, पैसा नहीं है, कि हम कैसे कर पाएंगे। तो आपको इतना बड़ा फंड कैसे सरकार सरप्लस कर सकती है, एलोकेट कर सकती है। अगेन आई रिमेंबर ये जो मुंटेक सिंह जी हलवारिया जी, वो कैबिनेट में होते थे, कैबिनेट का पार्ट होते थे। हमारा चेयरमैन जिसको उस दिन जाना था, उसने मुझे बुला करके कहा कि ब्रजेश जी एज ए ट्रेड यूनियन लीडर, हमारा इलेक्शन चल रहा था, बहुत क्रूशियल पॉइंट था। तो उन्होंने कहा कि मतलब बहुत इनफॉर्मली प्राइवेटली मुझे उन्होंने कहा कि एक चिट्ठी मुझे आज ही देनी है, और वो चिट्ठी चली गई, लीक हो गई, तो इलेक्शन में आपके इंटरेस्ट को भी वो इफ़ेक्ट करेगी, आपके खिलाफ भी यूज हो सकती है। लेकिन ये चिट्ठी आज नहीं गई तो ये कैबिनेट बड़ी क्रूशियल हो रही है, इसमें निकल के जाएगा। तो मेरी कैंपेनिंग पीक पर थी, मुझे जब उनका मैसेज आया कि यार मैं आपके जेस्चर और उसको समझ करके मैं आपको बिना बताए नहीं कुछ करना चाहता, तो मुझे उन्होंने बताया। तो मैंने कहा मैं ऐसे 10 चुनाव हारने को तैयार हूँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आप ये चिट्ठी लिखिए जाइए। हमारा चेयरमैन जो था खड़ा हो गया उठ करके, कहने का आप इस लेवल तक जाने को तैयार हो तो मैं किसी भी लेवल तक जाऊँगा।
और कैबिनेट में कपिल सिब्बल हमारे टेलीकॉम के मिनिस्टर आ गए थे उस समय। वो भी बहुत फेवर नहीं करते थे, बट हमारी ही मिनिस्ट्री का इशू था, मैं उनसे भी झगड़ के आ गया था। वो कहते तुम्हारी जनसंघ की गवर्नमेंट आएगी तो करोगे। मैंने कहा मिनिस्टर जनसंघ के कोटे का अलग नहीं, एज ऑन डेट यू आर माई मिनिस्टर, इसलिए आपको समझना है। मतलब मैं इस लेवल तक उन लोगों के साथ। एंड जब हम गए तो कैबिनेट में जब हमारा वो इशू किनारे होने लगा तो आई अप्रिशिएट सरदार जी मोन्टेक सिंह जी ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, उसमें उनकी क्या गलती है, गलती तो गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट अपनी गलतियों की सज़ा उनको क्यों देना चाहती है। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि उनको पूछा कि भाई आपने इसको सारा समझा, कहते समझा नहीं, आई स्ट्रांगली फेवर इट। सरकार की गलतियों की सजा उनको क्यों जानी चाहिए, मैं तो यही जानना चाहता हूँ, आपकी गलती है। इट वॉज कंसिडर्ड। तो ऐसे ऐसे मैंने देखा, ऐसे क्रूशियल ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते गए। मैं हमेशा देखता था कि मेजर स्टेक क्या है, इट्स नॉट माई पर्सनल स्टेक, इज मेजर स्टेक। कलेक्टिव स्टेक क्या है। पेंशन का इशू नहीं सेटल होता था, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो, और वो चला जाता था तो बहुत मुश्किल था। मेरा चुनाव हारना जीतना, मैंने कहा मैं वो दोबारा लड़ लूँगा, कोई बात नहीं, मैं इसके कारण अगर हार जाता हूँ तो हार जाऊँगा, बट मैं उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। मैं बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत करके आया, ये भी इशू करके आया। तो जो मैंने एक शब्द कहा कि मैं बहुत बार पाता हूँ कि गॉड वाज ऑलवेज बिहाइंड मी। ऐसे बड़े क्रूशियल, बड़े टिपिकल इश्यूज जिसको सब लोग कहते थे पॉसिबल ही नहीं, इसको हो ही नहीं सकता। पेंशन का इशू जब हम सब लोगों ने खड़ा किया था तो ये फाइलें हमारे सामने पटकते थे लोग, मिनिस्ट्री में लोग, ये एग्रीमेंट्स हैं तुम लोगों के, आप तुम अपनी बात को कैसे पलट सकते हो। मैंने कहा एग्रीमेंट क्या, सारे एग्रीमेंट रिव्यू होते हैं। एग्रीमेंट उस समय जो हुआ होगा, उस समय का जो सिनेरियो रहा होगा, जिसने भी किया होगा, वो कोई और करके गया इसलिए मैं रिव्यू करवाने की बात नहीं कर रहा। आई एम रेडी टू ओन इट। बट उस समय के सिचुएशन सर्कमस्टांसेस और आज की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में इफ नॉट गवर्नमेंट देन हु, कौन रिव्यू करेगा इसको, अगर रिव्यू करने की जरूरत है तो। एंड आई गॉट सक्सेस, बहुत माइलस्टोन अमेंडमेंट हुआ, वो मिला हमको। तो ऐसे वैसे बहुत सारे, और फिर बाद में मैं भारतीय मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी बना, 2 टर्म बाद जनरल सेक्रेटरी बना, आज भी बहुत सारे काम में। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आप जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस पूरी यात्रा में, जो मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा इकोसिस्टम मैनेज करता था। इस इकोसिस्टम में जो भी लोग हैं सबके साथ मैंने गुडविल खड़ी करी। हम बहुत बार इन एग्रीमेंट नहीं होते थे, लेकिन ये एग्रीमेंट हमारा ज़रूर रहता था कि वी आर टुगेदर। हमारे स्पीकिंग टर्म, हम बहुत स्ट्रांग अपोजिशन के साथ भी अच्छे फ्रेंडशिप के साथ, अच्छी मित्रता के साथ, अच्छे उस सारे उस पर निकाल करके लेके गए। और ये मतलब मैं आज जो सबको बार बार कहता हूँ, मेरे इस इकोसिस्टम मैनेज के कारण मैं बड़े क्रूशियल इश्यूज़ को सक्सेसफुली निकाल के ले पाया। तो विजय जी, आई थिंक ये बहुत बढ़िया नोट और बहुत बढ़िया लेसन है हमारे लिए कि सबके साथ मित्रता ज़रूर बनानी चाहिए, बेशक आइडियाज़ में ऑपोजिशन हो या ना हो। बिल्कुल। इसी के साथ आई थिंक थैंक यू विजय जी, हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा।